नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स पे। मैं हूं नीलेश और आज हम करने वाले हैं 9 जनवरी का करंट अफेयर्स। और इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। टेलीग्राम पर पीडीएफ उपलब्ध रहती है। फीडबैक अपना जरूर दें और साथ ही करंट अफेयर्स में जो लास्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर आप सभी को जरूर देने हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ कि जकार्ता में अभी क्या हुआ है। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर के लिए क्या चल रहा है, प्रतियोगिता चल रही। तो हमारे भारतीय निशानबाजों ने कौन सा पदक वहां पर जीता है। तो भारतीय जो निशानेबाज हैं इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और इसके साथ ही वो जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उनके लिए वो क्वालिफाई कर गए हैं। अभी 8 जनवरी को खेल हुए थे और इंडोनेशिया में जकार्ता में वहां पर जो एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर है पुरुषों के 10 मीटर की एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। और इसमें जो खिलाड़ी रहे हैं वरुण तोमर, अर्जुन सिंह चीमा और उज्जवल मलिक, ये तीनों खिलाड़ी आपको अगले ओलंपिक में मिलने वाले हैं। तो इनके नाम को हमें याद रखना अभी से शुरू कर देना है। और इस प्रकार जो भारत है लगभग अपने जो कोटा स्थान इसमें मिला हुआ है क्या कहते हैं अपने पिस्टल स्पर्धा में, उसमें लगभग अपने कोटे के 13 ओलंपिक जो खिलाड़ी हैं उसमें अपने सेलेक्ट हो चुके हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 2 की हाल ही में किस राज्य में यूरेशियन उदबिलाव का पहला मामला सामने आया। यानी पहला यूरेशियन उदबिलाव भारत में पाया गया है और ये पाया गया है पहली बार कहाँ पर, केरल में। तो उदबिलाव जो होता है वो इस प्रकार का आपको दिखता है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये यूरेशियन उदबिलाव है। और ये अपने भारत में चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि केरल में है वहां पर पाया गया है। और ये केरल का जो इदुक्की जिला है वहां पर ये पाया गया है। इदुक्की जिले में चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य है, वहां पर ये मिला है। और ये एक प्रकार का वहां का जो यूरेशिया है वहां का ये मूल निवासी है। आधा अर्धजलीय स्तनपायी है, आधा जल में रहता है, आधा यहाँ पे रहता है। और वर्तमान में यदि आप बात करो तो जो IUCN की रेड सूची है उसमें ये संकटग्रस्त सूची में शामिल किया है। और इसको वन्यजीव वनस्पति जो होते हैं उनको उसकी जो पहली सूची होती है, प्रथम सूची, यानी इसको लुप्त प्राय की, इसमें लगभग थोड़ा सा ही दूर है। यदि अब ये नहीं पाए जाएंगे तो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। ये क्या है, भारत की बात करी जाए तो वन्यजीव जो संरक्षण अधिनियम 1972 है, इसकी सूची जो प्रथम है उसमें भी इसको सम्मिलित किया गया है। और ये एक प्रकार के उदबिलाव जो होते हैं काफ़ी शर्मीले होते हैं और जो जंगल होते हैं रात्रि में विचरण करते हैं वहाँ पे। और ये जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, इंटरनल जो आंतरिक नदियाँ होती हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं और रात में ही ये अपना शिकार करते हैं। तो रात में हमें जंगल में नहीं घूमना है। और चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य की जो स्थापना की गई थी वो 1984 में की गई थी। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 3 की। तो जो साल्टन सागर है ये खबरों पे बना हुआ है। यहाँ से 2 प्रश्न आपके बन सकते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। एक तो पूछा जा सकता है साल्टन सागर कहाँ स्थित है, दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा सकता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो वहाँ का कैलिफोर्निया है वहाँ पर ये है। और ये मैक्सिको के जस्ट थोड़ा सा आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैक्सिको के ऊपर, ये जो है साल्टन सी है। खबरों में क्यों है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के साल्टन सागर में दुनिया की सबसे बड़ी लिथियम भंडार की अभी क्या की गई है, खोज की गई है। लिथियम का महत्व बहुत ज़्यादा है। आज जो हम विशेषकर आने वाले समय में और ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि जो मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स और ये जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स होते हैं इसमें जो ये आपने देखा रिचार्जेबल जो बैटरी होती है, लिथियम लियोन बैटरी, आप सभी को पता होगा ये इसी से बनती है। और आने वाला समय आप सभी को पता है कि EV इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी समय चालू हो चुका है। तो लिथियम की बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगी। तो उसी क्रम में ये अमेरिका के लिए एक बड़ी खोज है, क्योंकि वर्तमान में यदि आप बात करो तो लिथियम का जो सबसे बड़ा भंडार है वो कहाँ पर है, वो चिली में है। अब इस पे क्या कहा गया है कि ये हमारे यहाँ सबसे बड़ा भंडार पाया गया है। ये समुद्र तल से लगभग 228 फीट नीचे है। और इसकी जो खोज है वहाँ का जो ऊर्जा विभाग है उसके द्वारा की गई है। साल्टन सागर में लगभग 18 मिलियन टन लिथियम के भंडार का दावा किया गया है। तो आने वाले समय में आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि एक तो साल्टन सागर कहाँ पर है, या प्रश्न बदल सकता है निम्न में से किस जगह में सबसे बड़े लिथियम भंडार पाए गए हैं। तो भी हमें ये याद रखना है, अमेरिका के कैलिफोर्निया में। प्रश्न क्रमांक 4 में आगे आएंगे तो वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे अधिक बाघों की मृत्यु कहां पर हुई है। ये बहुत ज्यादा खबरों में बना हुआ है, आपने इसके बारे में काफी सारे न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा। आए दिन मध्य प्रदेश से भी बाघों के खत्म होने की क्या होती है, न्यूज आती रहती, खबर आती रहती, कई शिकार की भी आती है और नेचुरल मृत्यु की भी आती है। तो ये सबसे ज्यादा जो वर्तमान में बाघों की मृत्यु हुई है वो महाराष्ट्र में हुई है। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि
इसमें मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान पर चल रहा है, यानी 52 बाघों की जो मौत हुई है वो महाराष्ट्र में हुई है, तो 45 जो है कहाँ मध्य प्रदेश में अभी जिनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, और सबसे अधिक महाराष्ट्र में हुई है। और इस आंकड़ों को किसने जारी किया, तो एक भारतीय वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी है, इसके द्वारा 2023 में जारी जो है अभी तक के जितने भी मृत बाघ हुए हैं उनकी जारी की गई है। फिर आगे में उत्तराखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक भी हैं, और इनमें जितनी भी टोटल मृत्यु हुई है उसमें से 79 बाघ जो हैं वो प्राकृतिक या अन्य कारण से मारे गए हैं, मृत्यु हुई है उनकी। लेकिन जो 55 बाघ हैं इनकी मौत जो है अवैध शिकार से हुई है। ये एक बहुत चिंताजनक बात है हमारे लिए। 46 बाघ आपसी लड़ाई से मरे हैं। तो आपसे, क्योंकि हमारे यहाँ बाघों की संख्या से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है, तो हो सकता है इसमें स्थान भी पूछ लिया जाए, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में जो हमारा अगला प्रश्न वो ये है कि हाल ही में कहाँ पर देश के सबसे पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है, तो ये किया गया है चंडीगढ़ में। देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र है, और वर्तमान में यदि आप बात करो तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण एक सेंटर होना चाहिए और इसकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए वो है भाई साइबर सिक्योरिटी की। क्योंकि अब धीरे धीरे जब करेंसी भी हमारी डिजिटल हो चुकी है और हमारे लगभग ट्रांजेक्शन्स यूपीआई के माध्यम से हो रहे हैं, हमारे अकाउंट्स भी जो हैं वो डिजिटली ऑपरेट किए जा रहे हैं, तो ऐसे समय में साइबर सिक्योरिटी का मजबूत होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो देश में पहला साइबर सुरक्षा केंद्र जो खोला गया है वो चंडीगढ़ में खोला गया है। अमित शाह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, और इसका जो नाम है वो सेनकॉप्स रखा गया है, इसके नाम से भी ये जाना चाहेगा। तो क्योंकि आपका जो सिलेबस है प्री का हो या मेंस का, वहाँ पर आपको इसका क्या कहते हैं टॉपिक मिल जाएगा। वहाँ पर सेनकॉप्स पूछा जा सकता है कि सेनकॉप्स एक प्रकार का है, तो याद रखना है ये एक साइबर सुरक्षा केंद्र है, और धीरे धीरे सभी राज्यों को इससे जोड़ा जाएगा, और उसके लिए पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर सभी जगह राज्यों पे भी डेवलप किए जाएंगे, और डीआरडीओ भी के साथ मिलकर के ये काम करेंगे, ताकि हमारे साथ जो किसी भी प्रकार की फिशिंग हो या हमारा जो ओटीपी, आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं, आपके में ओटीपी आया होगा मेरा, या कई बार मैं फलाना बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ, आपका 4 अंकों का कोड आया होगा, बता दीजिए तो मैं आपका बता दूँ। इस टाइप के बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, इनको यहाँ पर रोकना है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है कि मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना क्या की जाएगी, चालू की जाएगी। तो यहाँ पे 2 प्रश्न आपके बनेंगे। पहली बात तो ये, पहला प्रश्न आपका ये बनेगा कि इसमें कितने रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें ये गलत लग गया है, इसमें 10 रुपए की राशि क्या की जाएगी, प्रदान की जाएगी। इसका राइट आंसर ये रहेगा, ध्यान में रखना। ठीक है, अब कहने के लिए तो छोटी बात है, लेकिन ये प्रति किलो में मिलेगी, ये भी ध्यान रखना। दूसरी बात ये ध्यान ये रखना है कि जो रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना है, यह किसानों के लिए चालू की गई योजना है, जिसमें मोटे अनाज पे जो उत्पादन होगा, किसान जो उसकी खेती करेंगे, तो उनको 10 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रति किलो में दी जाएगी। ठीक है, तो ये बड़ी बात है, जितना ज़्यादा उत्पादन होगा 10 रुपए उतने ज़्यादा जुड़ेंगे, क्योंकि अभी बहुत कम, लेकिन भारत जो वर्तमान में मोटे अनाजों की खेती में सबसे टॉप पे चल रहा, मध्य प्रदेश का भी विशिष्ट स्थान है, लेकिन जितना हमको दुनिया को एक्सपोर्ट करना चाहिए हम उतना एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं। डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि वर्ष 2023 को घोषित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष, और इसी में क्या है, अब बात करी जाए तो मिलेट वर्ष घोषित होने के बाद इसकी डिमांड एकदम से बढ़ी है, क्योंकि बहुत सारे जो क्रॉकरी आइटम्स हैं या जो हमारे डेली के आइटम्स खाते हैं, बिस्किट वगैरह, वो भी मोटे अनाज के क्या होने उपलब्ध होने लगे हैं। तो बात करी जाए मध्य प्रदेश में कोदो कुटकी की जो खेती की जाती है वो मंडला में की जाती है, डिंडोरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, सिवनी, बैतूल जिलों में होती है। अब इन्हीं कोदो कुटकी की हमारे यहाँ ब्रांडिंग होगी। बेंगलोर में कंपटीशन आयोजित किया गया जिसमें मध्य प्रदेश पहली पोजीशन में था। उसकी जो कुकीज़ थी कोदो कुटकी की बहुत फेमस हुई थी, और यदि आप कभी वंदे भारत ट्रेन में सफ़र करेंगे तो वहाँ पे आपको रागी के लड्डू दिए जाते हैं, कभी खा करके देखिएगा, टेस्ट कभी नहीं भूलेंगे। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 7 में। राज्य रूपंकर कला पुरस्कार जो होते हैं, इसमें कितने रुपए की सम्मान राशि दी जाती है? तो इसमें जो सम्मान राशि दी जाती है वो 51,000 रुपए की दी जाती है। और प्रश्न क्रमांक 8 में बढ़ेंगे। हाल ही में क्या हुआ है कि ये काफ़ी थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसका जो PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी प्रश्न क्रमांक 8 की,
तो उसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसमें कंटेंट हमने थोड़ा और बढ़ाया है और मुख्य परीक्षा के हिसाब से पीडीएफ में ये कंटेंट इसका दिया गया है, तो आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना नहीं भूलेंगे। तो हाल ही में क्या हुआ है कि 3 भारतीय शहरों को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी टैग के लिए क्या किया गया, नामांकित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के कितने हैं। तो ये बड़ी बात है, मध्य प्रदेश के 2 शहरों को इसमें क्या किया गया है, नामांकित किया गया है। तो ये क्या भारत की ये पहली बार है कि 3 भारतीय शहर जो है नगर निगम को सहयोग से राज्य वेटलैंड प्राधिकरण से प्रस्ताव भेजा था, उसमें नामांकन उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। तो पहला मध्य प्रदेश का जो शहर है इंदौर, देश का सबसे स्वच्छ शहर, 7वीं बार ये स्वच्छता में टॉप पे रहने वाला है। तो यहाँ की एक झील है जिसे हम लोग सिरपुर झील के नाम से जानते हैं, ये एक रामसर साइट है और पक्षियों के लिए काफ़ी फेमस है। और ये जो मौसम होता है आपका ठंडियों को, उस टाइम पे यहाँ पक्षी काफ़ी आते हैं जब मौसम चेंज होता है, ठीक है। तो वहाँ पर एक पक्षी अभ्यारण्य के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है, तो उसको एक तो शामिल किया गया। दूसरा हमारे भोपाल भी हमारे स्वच्छ राजधानियों में टॉप पे है और इसको 2031 के लिए आर्द्र भूमि के आसपास संरक्षण क्षेत्रों पे प्रस्ताव भेजा गया है। भोपाल जो भोज वेटलैंड है वो भी एक रामसर साइट्स है और भोपाल को जो पानी उपलब्ध होता है पीने का वो भी वहीं से उपलब्ध होता है। यहाँ पर भी एक अच्छी अभ्यारण्य बनाया जा रहा है और अभी यहाँ पे इसकी क्या कहते हैं संख्या भी गिनी गई थी कि कितने पक्षी यहाँ पर कहाँ से आए थे, इसका पूरा एक क्या कहते हैं गणना की गई थी। सारस का बहुत बड़ा केंद्र है ये वेटलैंड जो भोज वेटलैंड। तीसरा जो शहर है वो है उदयपुर। पूरे देश में 3 शहरों में से 2 शहर मध्य प्रदेश के हैं, एक उदयपुर है राजस्थान में। यहाँ पर आर्द्र भूमियों पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, उदयपुर किसकी झीलों की नगरी कही जाती है। तो इन सागर वो सारे के सारे सागर जो है वहाँ पे और वहाँ के जो एक कल्चर है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है और यहाँ पे माइक्रो क्लाइमेट बनाए गए हैं और गर्मी बचाव में क्या करते हैं ये मदद करते हैं। बात करी जब वेटलैंड सिटी मान्यता की, तो देखो ये योजना जो शुरू हुई थी 2015 में COP12 जब रामसर कन्जर्वेशन हुआ था तो उस समय पे हुई थी और उसमें क्या हुआ था कि उस सिटी को वेटलैंड सिटी की मान्यता दी जाएगी। रामसर कन्वेंशन की बात करो तो ये वेटलैंड्स पर कन्वेंशन होता है और ये एक प्रकार का अंतर सरकारी संधि होती है। 1971 में रामसर ईरान पे जो है वहाँ पर इसको अपनाया गया था और इसको जो लागू किया गया था, पहले बातचीत हुई, पूरा एक प्रोग्राम हुआ, उसके बाद 1975 में सभी बातों को ध्यान में रखने के बाद इसको अपनाया गया। विश्व के सबसे बड़े रामसर साइट की बात करो तो पेंटानल है जो कि दक्षिणी अमेरिका में है। भारत में रामसर साइट 1982 में लागू हुआ। हमारे यहाँ कुल रामसर साइटों की संख्या 75 है। सबसे बड़े रामसर स्थल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन है, जहाँ के जो वन है बहुत फेमस है, जल के ऊपर तैरते रहते हैं और टाइगर भी पाए जाते हैं इधर की तरफ। तो भारत में सबसे बड़ा रामसर जो स्थल है वो बात करी जाए तो तमिलनाडु में स्थित बेनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है। और माइट्रो रिकॉर्ड की बात करें तो 1990 में मॉन्ट्रो जो स्विट्जरलैंड में अपनाया गया था और ये ऐसे राम स्थल की पहचान करता है जहां पर राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता संरक्षण देने की आवश्यकता होती है। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष की 2 फरवरी को मनाया जाता है। बात करी जाए अगले प्रश्न की, जो खबरों में रहने वाला प्रश्न है देश की पहली हेल्दी हाइजेनिक फूड स्ट्रीट, नाम है प्रसादम। इसकी शुरुआत किस शहर से की गई है? बिल्कुल 5G की शुरुआत भी उज्जैन से हुई थी और प्रसादम की शुरुआत भी कहाँ से हुई है? उज्जैन से हुई है। महाकाल जो लोक है वहां पर एक परिसर है जिसका नाम है नीलकंठ वन परिसर। वहां पर 7 जनवरी से पहले प्रसादम का लोकार्पण हुआ है। हमारे देश के जो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ये मुख्य अतिथि थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के ही हैं, ये भी थे। यहाँ पर जो फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी यानी FSSAI है, इसके द्वारा क्लीन स्ट्रीट फूड हब कार्यक्रम के अंतर्गत उज्जैन स्मार्ट सिटी में महाकाल लोक में नीलकंठ वन परिसर में और अवंतिका हाट के बीच विकसित किया गया है। इसमें क्या है 17 दुकानें यहाँ पर बनेंगी 17 के आसपास, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इस प्रकार का कुछ दिखता है प्रसादम और यहाँ पर बहुत हाइजीनिक फूड आपको उपलब्ध कराया जाएगा, किसी भी प्रकार का गंदगी नहीं होगी। ये इसकी विशेषता है। स्वस्थ और अच्छा मोटे अनाज का भी भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 की बात करें तो किसकी अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अपेक्स कमेटी का गठन किया गया है? ठीक है, ये गठन किया गया है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। तो अपेक्स कमेटी है क्या, ये यहाँ पर हम देख लेते हैं। प्रधानमंत्री की एक योजना है जिसका नाम है जनमन योजना या जनमन मिशन। ये जो है विशेष पिछड़ी जो जनजाति समुदाय होते हैं उन पर ये क्या की गई है, लागू की गई है। ठीक है, जनमन योजना विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए एक चलने वाली योजना है। इस बात को हमेशा याद में रखना है।
इसी को किस प्रकार से क्रियान्वयन हो, समन्वय हो, योजनाएं जो सारी की सारी विशेष पिछड़ी जनजातियों से जुड़ी हुई हैं उन तक जितनी भी योजनाएं हैं कैसे डिलीवर की जाए, इस चीज को ध्यान में रख करके ये जनमन योजना चालू करी गई। उद्देश्य क्या है इसका? तो इसका जो उद्देश्य है वो जो जनजाति समुदाय होते हैं इनको मुख्य धारा में लेकर के आना है। तो ये जो योजना है केंद्र और राज्य दोनों के एकीकरण मतलब एक साथ मिलकर के चलाई जाएगी। और जो जनजाति कार्य मंत्रालय है इसके माध्यम से राज्य सरकारों के माध्यम से पीवीटीजी समुदाय को सहयोग दिया जाएगा। सरकार की जितनी भी छोटी मोटी योजनाएं हैं सबको एक जगह ला करके पूरा का पूरा फोकस उन पर होगा। ये मोटी मोटी आप बात ये जान जाओ इस योजना का महत्व है। लेकिन इसमें जो विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह है ये क्या है इसके बारे में जानना जरूरी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे आपके एमसीक्यूज या एलिमिनेटेड वाले क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, यानी कथन कारण वाले भी बन सकते हैं। तो पहली बात तो ये ध्यान में रखना है कि जो पीवीटीजी है ये विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह कहा जाता है। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 पीवीटीजी समुदाय रहते हैं हमारे यहाँ टोटल। सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कुल 7 है एमपीसीजी को मिला करके। ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले की बात है और बाकी के अलग अलग राज्यों में भी फैले हुए हैं। अब क्या हुआ कि सरकार ने क्या किया कि सरकार ने जो उस समय अभी वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण 2023 में इन्होंने जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था वहां पर भी इसका क्या किया था, इसकी घोषणा वहां पर करी थी। सरकार ने इसके लिए 15,000 करोड़ का बजट आवंटित किया और ये कहा कि जो भी ये ग्रुप हैं आप इनका तेजी से डेवलपमेंट करिए। सभी 9 मंत्रालय और जो 11 गतिविधियां हैं ये सब मिला करके जितनी भी योजनाएं चल रही हैं इनसे जुड़ी हुई, या जैसे आपने अभी प्रधानमंत्री ने शहडोल में क्या चालू किया था, सिकल सेल एनीमिया मिशन चालू किया था। उस समय भी आपको बताया गया था कि जो सिकल सेल एनीमिया विशेषकर जो जनजाति समूह है वो उनके कल्चर के कारण उन पर बहुत ज़्यादा फैलता है, ये अनुवांशिक बीमारी होती है। उनको एक हेल्थ कार्ड दिया गया था, ठीक है, और उनमें कई प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उनको आवास से रिलेटेड उनको बस्तियों का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि कई हमारे यहाँ जो विशेष जनजातियां हैं वो अलग अलग जगह में विचरण करती हैं, वो उनका कल्चर है। तो उसको पैरेलल हमें कैसे उनको क्या करना है, सहयोग करना है। तो ये ऐसी सारी योजनाओं को एक साथ सम्मिलित करके चलाया जा रहा है। पिछले दिनों हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है। काफी सारे लोगों के आंसर आए थे और राइट थे। संख्या कम थी, संख्या हमें बढ़ानी है और सभी लोग जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आप आंसर जरूर करा करिए। एग्जाम गुरुजी की तरफ से हार्ट सबको दिया गया है, दिल खोल करके हार्ट बांटे गए हैं, दिल देने में कोई कमी नहीं करी गई है। तो विश्व संगीत दिवस जो मनाया जाता है प्रतिवर्ष दिनांक 21 जून को मनाया जाता है। घोषणा किसके द्वारा की गई थी? फ्रांस की सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 1982 में। और जो भी दिवस होते हैं ये जो जिसके नाम से जिस कार्य के लिए मनाया जाता है उनके लिए समर्पित होते हैं। स्वाभाविक रूप से विश्व संगीत दिवस है। तो अगला प्रश्न है वो जुड़ा हुआ है आपका महल से। कोशक महल है, ये कहाँ पर स्थित है? अशोकनगर में, बड़वानी में, पन्ना में या दतिया में? इसका जो राइट आंसर है नीचे की तरफ एग्जाम गुरुजी पे कमेंट करके जरूर देना है। जिसका आंसर राइट होगा एग्जाम गुरुजी उसको हार्ट देगा। और साथ ही में करंट अफेयर्स में और क्या आपकी रिक्वायरमेंट है जरूर बताना है। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक नीचे दी गई है आपको वहां से डाउनलोड करना नहीं भूलना है। और भी कुछ करंट अफेयर्स में हम नवाचार लेकर के आने वाले हैं। और आगे की तरफ आपको बता दें यदि आप एमपीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं 2024 के नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो जितने भी एरर्स थे सबको दूर करके फिर से लॉन्च किए गए हैं। और ये ऑफर केवल 10 जनवरी तक के लिए है, यानी कल तक के लिए है। 1995 में आपको 33 बुकलेट्स आपके घर पे बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के पहुंचाई जाएंगी। फुल्ली अपडेटेड है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ ही यदि आप किसी अदर एग्जाम के एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट पेपर का टेस्ट दे सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो आप इतिहास का टेस्ट दे सकते हैं। क्लासेस भी इसकी चल रही, क्लासेस नहीं देखना है। एकलव्य जो हमारा वो चल रही है, लाइव क्लासेस चल रही, लाइव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आप इसको जरूर ज्वाइन करिए। ये बता रहे हैं आपके आंसर राइटिंग में बहुत सारा सुधार होगा। ये इसका दूसरा वर्जन है, 1.0 पहले हमारा खत्म हो चुका है। काफ़ी सारे छात्रों को इसका फायदा हुआ था। अलग से टेलीग्राम ग्रुप है, ज़्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी। आप एक क्लास जरूर करिए। आपकी आंसर की लिखने की जो एक बोलते हैं ना आपके अंदर एक स्किल डेवलप होगी, आपके अंदर जो एक फियर है उसको खत्म किया जाता है उसमें। एग्जाम गुरुजी करंट अफेयर पसंद आता है तो शेयर करना नहीं भूलें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।